हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और अब हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं एक पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट होगी रोहित वर्मा के साथ, जिनके साथ मैंने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। रोहित वर्मा का मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग रोहित वर्मा का यहाँ पे वेलकम कर लेते हैं। वेलकम रोहित। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो तो मच। रोहित, हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट की सीरीज लाएंगे और ये बिल्कुल। हमारी उस सीरीज की पहली पॉडकास्ट होगी। इस पॉडकास्ट का मकसद ये होगा कि हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दे सकें कि वो कैसे करियर में आगे बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे जो आपका प्रोफाइल है, आप अमेज़ॉन में काम कर चुके हो, आप गूगल में काम कर रहे हो, अभी इससे पहले फेसबुक में काम कर चुके हो। इतना ही नहीं, आपने इसके पहले भी कई कंपनीज में काम किया है, खुद का स्टार्टअप भी करके आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। और बिल्कुल। आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। कोड शेफ पे बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसका भी आपको एक्सपोजर है। और इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि आपने 1,000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, अमेजोन में रहते बिल्कुल। हुए और दूसरी कंपनीज में रहते हुए। तो आपको फैंग बिल्कुल। कंपनीज का पूरा आइडिया है कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो रोहित का ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस पॉडकास्ट में अब क्या आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक ही पॉडकास्ट में सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, राइट रोहित? हम बिल्कुल। लोग हम लोग एक पॉडकास्ट में एक टॉपिक पर फोकस करेंगे, सो दैट कि एक चीज एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम अगली पॉडकास्ट में अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल सर। रोहित, सबसे पहले तो आज का टॉपिक क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर आ रही हैं कि फैंग कंपनीज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता कैसा है, और स्पेसिफिकली गूगल का थोड़ा नाम ज़्यादा है, तो गूगल का नाम लेके ही लोग बोलते हैं कि गूगल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, वो समझना है हमें। अच्छा, उसके ऊपर आप अभी क्लैरिटी। करेंटली गूगल में हो। मैं ये जी। जानना चाहता हूँ कि गूगल को इतनी हाइप क्यों है? मतलब इतनी सारी कंपनीज हैं, अच्छी सैलरी देने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, पर गूगल ही क्यों? हर कोई गूगल ही क्यों चाहता है? क्योंकि गूगल, मेरे को लगता है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि गूगल हमारी लाइफ को बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। मतलब आप फ़ोन यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड यूज़ करते हो। आप यूट्यूब पे आजकल सबसे ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं, यूट्यूब गूगल का है। गूगल सर्च सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, वो जब पढ़ने बैठता है तो वो गूगल ही पे सर्च करता है ना, वो सबसे ज़्यादा वही यूज़ करता है गूगल सर्च को। उसको कोई भी सिंटैक्स एरर आ गई, तो वो सिंटैक्स एरर गूगल पे सर्च करेगा। तो गूगल उसके आस-पास इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहता है कि वो फ़ैन बन जाता है गूगल का। यार कैसे ये प्रोडक्ट बना होगा? कैसे इन लोगों ने कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी? कैसे इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूज़र हैंडल करते हैं? गूगल के अराउंड मेरे ख्याल से 8 या 9 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जिनके 1 बिलियन प्लस यूज़र्स हैं। गूगल का मतलब ये क्रेज़ है गूगल का। और फिर थोड़ी हाइप गूगल की लोगों ने भी बना रखी है कि गूगल का लोगों ने बना नहीं रखी है, मतलब वो सच भी है। गूगल में खाना बहुत बड़ा अच्छा मिलता है। गूगल में सोने को मिलता है। लोग लोग ये सब कॉन्सेप्ट माना जाता है कि बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट जो एक हो सकता है किसी डेवलपर के लिए, वो गूगल प्रोवाइड करती है। तो ये सब लोग ना बहुत लोगों को फ़ैसिनेटिंग लगती है, इसलिए लोग गूगल जाना चाहते हैं एक बार लाइफ में, कि एक बार हो जाए वहाँ पे। हर एग्जैक्टली, मैं बंदा आपकी अपने। बात इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ रोहित, कि मैं जी। 2 ऑफिसेस इंडिया में विजिट कर चुका हाँ, हूँ गूगल के। उसमें से बिल्कुल। एक दिल्ली का, गुड़गांव का बेसिकली, और दूसरा जो है वो हैदराबाद का। और आपको मैं बुलाऊँगा मैंने एक बहुत, बैंगलोर वाले ऑफ़िस में, आइए एक बार। बिल्कुल, अब मेरा नेक्स्ट बेंगलोर ही आना है। मेन हाँ, चीज़ मुझे क्या लगी कि इन्होंने ऑफिस को जैसे डिज़ाइन किया है, हाँ, मतलब वर्क कल्चर आप कभी सोच नहीं सकते। आपके दिमाग में जो पहले इमेज होती थी कि ऑफिस मतलब कैसा होगा, ऑफिस एक बहुत ही बोरिंग सी प्लेस लगती है। लेकिन जब आप बिल्कुल। गूगल के ऑफिसेज देखते हो तो बहुत कलरफुल डिज़ाइन होती है, और कोई रूम, उन्हें 2 रूम एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, वो अलग बिल्कुल। तरीके से हैं। और जो आपने बोला खाना बहुत अच्छा मिलता है, वो तो मैं भी फ़ैन हो गया था वहाँ पे जब मैं देखा था। तो हाँ, फ्लोर पे जितने लोग काम करने वाले नहीं दिख रहे, उतना मुझे वहाँ पे शेफ दिख रहे थे। वहाँ पे इतने बिल्कुल। ज़्यादा मेरे को हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ मिल रहा था कि यहाँ से भी आप खा लो, यहाँ से भी खा लो। और हाँ, वो गूगल का कुछ रूल है कि आपसे किसी भी डेवलपर से खाना जो है, किसी भी गूगल एम्प्लॉयी से खाना जो है 100 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वो जहाँ बैठता है। बताओ। तो आप एक फ्लोर अगर बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि कहीं कोना है जहाँ पे खाना रखा होगा, वो मल्टीपल जगह रखेंगे, क्योंकि ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि 100 फीट से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए आपसे खाने का एक्सेस। तो तो
अच्छा, है मेरे मतलब मेरे एक और स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो अभी गूगल में है, उनका ये हाँ, कहना है, आप मुझे मतलब वैलिडेट हाँ, करिएगा कि ये बात सही है कि नहीं है गूगल में, हाँ। कि हफ्ते में एक दिन आप अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो जो आप चाह रहे हो। हाँ, हफ्ते में 1 दिन तो बेसिकली वो ऐसा होता है कि आप जो भी अपना काम है पूरा, उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से 10% जो आपका जो टाइम है, वो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे दे सकते हो। कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट उठा लो आप, गूगल में ओके। कुछ भी बना रहे हो आप। आप और भी चीज़ें हैं, मतलब एक और चीज़ है, मैंने देखा कि आप अपने काम का कुछ टाइम फ्री में डोनेट कर सकते हो किसी को पढ़ाने में। वो भी गूगल एप्रिशिएट करती है, उस काम को भी काम माना जाता है या आप किसी और को पढ़ा रहे हो। तो तो अगर एक लाइन में सम अप किया जाए कि वाई गूगल, तो गूगल ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही है, और बिल्कुल, उसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, जैसा आपने बोला भी कि इंसान की लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए है। गूगल मैप इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बहुत कि बड़ा एग्ज़ाम्पल है। बिल्कुल, मैं किसी भी नए शहर जाता हूँ और मैं अगर अपनी कार से जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारी लाइफस्टाइल में, और मैं समझता हूँ कि उनके बहुत सारे डेफिनेटली प्रोडक्ट्स हैं जो इतने ज़्यादा मेरे को लगता है कि मार्वलस हैं। जो टेक्स्ट टू स्पीच वाला आप बोल के जो यस, करते हो, वो यस। तो इतना है कि उसने रूरल में बहुत पेनिट्रेट करा है उस प्रोडक्ट ने। आप छोटे-छोटे गाँव में जाइए, बिल्कुल पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, गाँव की औरतें हैं, वो गूगल पे उनको भजन सुनना है तो गूगल पे बोल देते हैं कि ओके गूगल अब ये करो, और वो बहुत अच्छे से समझता है और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बेसिकली गूगल का जो मोटो है वो है कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन, वो राइट। एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है उनका कि वो फ्री में एक्सेसिबल हो, हर इंसान के लिए। अब तो उस पे इतना काम ज़्यादा करते हैं। अगर गूगल अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, तो डेफिनेटली बिल्कुल, जब जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, तो जी। बहुत ड्रिलिंग करके एम्प्लॉयज़ को, मतलब वो अपना एम्प्लॉय बनाता होगा कैंडिडेट्स को, क्योंकि हाँ, मुझे बहुत, लगता है बहुत कि रिगरस प्रोसेस है। कितना मुश्किल ये सब प्रोडक्ट्स में बहुत R&D लगती है, और एक लेवल बहुत, की कोडिंग लग रही होगी। तो बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति ये सपना देखे कि गूगल में मुझे जॉब पाना है, तो वो पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही टफ जॉब होगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल, गूगल का वर्क कल्चर ऐसा है कि वो आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो ये भी चाहेंगे कि आप क्वालिटी काम करो, और जो बिल्कुल, क्वालिटी काम करेगा उसने पहले बहुत मेहनत करके अपने को उस लायक बनाया होगा। तो बिल्कुल, आज हम लोगों का जैसा डिस्कशन होना चाहिए कि गूगल का पूरा प्रोसेस क्या है। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि गूगल में जाने के लिए आप तैयारी कैसे करें, वो तो बिल्कुल, एक चीज़ है जिस पे हमें आगे किसी पॉडकास्ट में बात करनी चाहिए, लेकिन आज हमको ये बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे अप्लाई कैसे करना है, मुझे ये इंटरव्यू प्रोसेस कैसी है, पूरा रिक्रूटमेंट जर्नी कैसी होती है फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू एंड। तो बिल्कुल, आज सिर्फ इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि मुझे अगर गूगल में अप्लाई करना है और जी, मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो मुझे बिल्कुल। कैसे करना है। तो रफ़ली 4 तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, बट रफ़ली हाई लेवल पे 4 तरीके हैं। आप लिंक्डइन के थ्रू गूगल में अप्लाई कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे आपको मिल जाएँगे गूगल के जॉब्स अपॉर्च्युनिटी के वो, और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप रिक्रूटर खुद आपको रीच आउट करे। आपका लिंक्डइन पे ऑलरेडी प्रोफाइल इतना अच्छा है, आप ऑलरेडी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, या आपने अपने काम के बारे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि मैं अभी इन इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और मेरी प्रोफिशिएंसी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। अगर वो आपने अच्छे से लिख रखा है तो आपको गूगल रिक्रूटर का डायरेक्ट कॉल भी आ सकता है, डायरेक्ट मैसेज आता है, और बहुत लोगों को आता है। मतलब इसमें आपका बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं भी होती है कई बार, बट बिकॉज़ आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है अपने प्रोफाइल पे, तब भी आपको कॉल आ जाता है। उसके अलावा एक तरीका होता है रेफरल्स के थ्रू। जो गूगल में एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनसे रेफरल माँग सकते हो। आप उनको मैसेज कर सकते हो कि मैं अभी अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहा हूँ और मैंने ये गूगल जॉब पोर्टल पे कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ देखी है, तो आप मेरे को रेफर कर सकते हो क्या? और लोग जनरली रेफर कर देते हैं क्योंकि उसमें उनका भी फ़ायदा है। आपको बस थोड़ा-सा शो करना होगा कि यू आर रेडी विथ फॉर इंटरव्यूज़। आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो आप रेफरल्स माँग सकते हो। उसके बाद में गूगल का खुद का अपना जॉब पोर्टल है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो गूगल में अप्लाई कैसे करना है इसका एक ओवरव्यू तो मिल गया, लेकिन बात यह है कि सपना तो सभी देखते हैं गूगल में जाने का, और चलिए बिल्कुल, ठीक है, इनमें से किसी भी तरीके से अप्लाई भी कर दे रहे हैं।
हाँ, पर हाँ, कई बार रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता। हाँ, तो बिल्कुल। ये जो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करने की पूरी प्रक्रिया ये क्या है, ये कैसे तय करते हैं क्योंकि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनके पास शायद एप्लीकेशंस पहुंचती होंगी, और बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत पॉसिबल नहीं सारे। है कि कोई मैनुअली एक एक का रिज्यूम देख रहा है और फिर डिसाइड कर रहा है, तो वो कैसे होता है? बिल्कुल। तो रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग जो है बहुत सारे लेवल पे होती है, बहुत तरीके से होती है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है एटीएस करके, जो मशीन लर्निंग के थ्रू आपकी रिलेवेंट स्किल, आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करा है, उन जॉब से आपकी रिलेवेंट स्किल कितनी मैच खाती हैं, वो एक स्कोर निकाल के दे सकता है कि आपका रिज्यूमे कितना वैलिड है, कितना सही है। अब आप रिज्यूमे में हॉबी लिख रखी है कि मेरी डांसिंग हॉबी है, मेरे को पहाड़ चढ़ना पसंद है, आपने ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं, तो कई बार वो हो जाता है कि मतलब वो रिलेवेंट नहीं है ना जॉब से। आप देखोगे, बहुत आप रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करो, बहुत फ़नी-फ़नी रिज्यूमे आते हैं। काफ़ी फ़नी चीज़ें वो लिख रखे होते हैं। उन्होंने लिख रखा होता है कि प्रोफ़ाइल पे, लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल पे लोगों ने लिख रखा होता है कि मैंने लीड कोड पे 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अरे ये कोई क्वालिफ़िकेशन थोड़ी है। ये लोग समझते नहीं है उस बात को कि मैंने लीड कोड पे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, वो लिख दिया उन्होंने कि ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। तो अ, तो पहला तो वही एटीएस वाली चीज़ होती है, एटीएस वाला फ़िल्टर होता है। आपका रिलेवेंट जो आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करा है, उससे आपके स्किल्स कितने मैच होते हैं। वहाँ से जब फ़िल्टर होता है, फिर एक मैनुअल स्कैन भी होता है फिर रिक्रूटर के तरफ। मतलब वहाँ पे ही आप समझ लीजिए कि मेरे को लगता है कि 80 से 90% रिज़्यूमे वहीं पे फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो ये जो एटीएस से होता है, तो एटीएस में एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स फाइंड आउट करता होगा आपके रिज्यूम में कि वो मैच कर बिल्कुल, रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल, क्या वो आपके एकेडमिक स्कोर, क्योंकि हम यूजुअली अपना एकेडमिक स्कोर भी बता रहे होते हैं अपने रिज्यूम में, तो क्या बिल्कुल, उसको भी वो कंसिडर करता है फिल्टर करने बिल्कुल के नहीं, लिए? बिल्कुल नहीं। तो गूगल में 2 चीज़ है, क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका कॉलेज या आपकी डिग्री या आपका कॉलेज का स्कोर, ये कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब उस वो कभी आप इन्फ्लुएंस नहीं करेगा आपके शॉर्टलिस्टिंग को। ये ये बहुत क्लियरली सारे उन बच्चों की उम्मीदें आपने जगा दी हैं जो जो लोग बिल्कुल पढ़ाई में अभी तक जागे नहीं थे और अब अचानक से उनको लग रहा है कि नहीं मुझे गूगल में जाना है, तो मतलब उनके लिए भी स्कोप है। हाँ, गूगल का ऑफ़िशियल वीडियो है, उनने अपना गूगल का खुद का यूट्यूब चैनल है। उसमें उन लोगों ने ये वीडियो स्पेसिफिकली डाला है। उस वीडियो का पहला ही मिनट आप देखोगे तो उसमें वहाँ पे मेंशन है कि कॉलेज, मतलब तुम्हारे कॉलेज गए हो या नहीं गए हो, इससे भी मतलब नहीं। तुम्हें क्लियरली मेंशन है उस वीडियो में। गूगल ने स्पेसिफिकली वीडियो बना के ये पब्लिश कर रखा है पब्लिकली कि हमें कॉलेज की डिग्री, आप कॉलेज गए हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं, हमें उससे भी मतलब नहीं है। तो रोहित, पता है मेरे पास इतने सारे कॉल आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि हाँ। मेरा 60% नहीं है 10th में, 12th में, क्या मेरी जॉब लग भी पाएगी कभी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आपके 10th में 60% नहीं है, अब तो हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो हो गया, टाइम निकल गया आपका। तो हाँ, हाँ, अभी बिल्कुल। अभी क्या कर सकते हो? अभी आप गूगल के बारे में सोच सकते हो। हाँ, एक्चुअली में ज़्यादा बड़ी अपॉर्च्युनिटी है अगर आपके ज़्यादा पास बड़ी अपॉर्चुनिटी, और मेरे ख्याल से इट्स नॉट ओनली अबाउट गूगल, जितनी मैंने ऐसी बड़ी कंपनीज देखी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के भी ऑफिस गया था, तो वहाँ हाँ, पे हाँ। भी मैंने नहीं, नहीं। पोस्टर्स पे लिखा हुआ देखा ये सब चीज़ें। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो लोग बोलते हैं, उनने साफ मेंशन करा है, ओनली आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हो, अभी जस्ट कॉलेज से आए हम्म, हो, हम्म, तब तो आपके पास कॉलेज ही दिखाने को है। उस समय आप हम्म, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन अपने सीजीपीए डाल दो। हम्म, बाकी फिर आगे फ्यूचर में कभी हम आपके सीजीपीए या वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे। क्योंकि कॉलेज में फ़िल्टर करने का कोई तरीका नहीं है। मतलब अब किसी के कोई नया बेटर तरीका निकाल ले तो बात अलग है। अब कॉलेज में भी जब हायरिंग होती है, तो हज़ारों बच्चे होते हैं कॉलेज में भी। करेक्ट। अब उन तो हज़ारों बच्चों को कैसे तो वहाँ पे मार्क्स कई बार देख लिए जाते हैं। मतलब ये है ये, मतलब वो चाहते नहीं, ना चाह के भी मतलब ये करना पड़ता है कई बार, क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं। अच्छ- अपॉर्च्युनिटी 2-3 है। अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं, अभी एकदम से दिमाग में थॉट आया। हाँ, भारत में तो क्या पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वही, हर कॉलेज में जाओगे तो हज़ारों हज़ार बच्चे मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल। फॉरेन में कई मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो हाँ, मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि वहाँ पे ये फिल्ट्रेशन लगता भी होगा। वहाँ पे अलग प्रोसेस होता है ज़्यादातर, यूएस में, यूके में। वहाँ हम्म, पे वहाँ पे जैसे आप दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस देखोगे ना, एमआईटी, हार्वर्ड हम्म, और ये सब हम्म, जिनका मतलब इतना नाम सुनते हैं, हम्म, लोग सरप्राइज़ होंगे मैं बोलूँगा कि इन कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट नहीं आता है। हम्म, इंडिया में तो इतना कैंपस प्लेसमेंट आता है, उन कॉलेजेस में नहीं आता है। उनमें एक
इवेंट, एक फेस्टिवल टाइप का होता है, उसको जॉब फेयर बोलते हैं। हम्म। जॉब फेयर में क्या होता है कि कंपनीज अपने स्टॉल लगा लगा के कंपनीज बैठती हैं, हम्म। और आपको स्टॉल पे जा जाके बात करनी पड़ती है, अच्छा आप लोग क्या किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स जाके कम हम्म। वहां पे स्टॉल पे जाके बात करेंगे, अच्छा किस चीज के लिए आप हायर करने आए हो, मतलब हम्म। बच्चा इंटरव्यू ले रहा होता है एक तरीके से। कंपनीज अपना स्टॉल हम्म। लगा के बैठी हुई है कि हम जॉब बेच रहे हैं, और हम्म। आप स्टॉल पे जा जाके बात करते हो, जिसके साथ आपका जम गया वहां आप इंटरव्यू दिया और आप ज्वाइन करते हो। वहां पे थोड़ा इस तरह का प्रोसेस होता है। वहां पे डेफिनेटली पॉपुलेशन कम है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफरेंट तो हो ही जाता है उनके लिए, थोड़ी सी एडवांटेज इजी तो है ही इजी उनके। हो जाता है। तो हाँ अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गैप हो गया पढ़ाई में, उनका ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद फिर 2-3 साल वो कहीं पर भी नहीं है, मतलब उन्होंने कहीं जॉब भी नहीं करी है, हाँ अब गैप हो गया है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अभी मैं प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करूं, 1-2 साल उसमें तैयारी करूं और उसके बाद मैं गूगल में जाना चाहता हूं, तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत ढेरों एग्जाम्पल भरे पड़े होंगे इस तरह के। बिल्कुल पॉसिबल है, उस गैप ईयर से कुछ नहीं होगा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मेजर प्रॉब्लम है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होने का। आप वेल प्रिपेयर्ड हो अगर, आ, हम्म। देखो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी चीज है कि कैसे इसको बताऊं मैं, कि थोड़ी ऐसी चीज है कि आपको लग रहा है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा हम्म। है, बट ये साइंस मेरे को नहीं पता कैसे काम करती है, थोड़ी सी साइंस से बाहर की चीज है, बट आपका रेज्यूमे इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है कि आप शायद अभी इंटरव्यू आपका हो भी जाएगा तो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे आप। अगर अच्छा। आप इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, अपने आप ही होगा। हम्म। वो कैसे होगा, वो बात की बात है। लोग क्या होते हैं कि अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है इंटरव्यू के लिए, बस वो अप्लाई कर रहे हैं। हम्म। वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब हम प्रिपेयर करेंगे। हम्म। ज्यादातर बच्चों के साथ तो ये होता है, मेरे पास तो मैक्सिमम कॉल्स यही आती हैं कि सर हमें तो रिक्रूटर का कॉल आया, गूगल के रिक्रूटर का या अमेजोन के रिक्रूटर का, बट मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं था, अब मैं क्या करूं, 1 महीने का टाइम है मेरे पास, मैं क्या करूं। हम्म। ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं। और और मैंने कहा कि क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थे, बोले कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि गूगल से या इन कंपनी से कॉल भी आ सकता है, या हम इनके इंटरव्यू क्लियर भी कर सकते हैं। तो बिकॉज उनको कॉल आ गया, अब उनको लग रहा है कि यार कर तो सकते थे, कॉल भी आ गया, मतलब हम तो एलिजिबल, वो अपने आप को पहले ही हार मान के चलते हैं कि हमारा तो इन कंपनीज में होना ही नहीं है, तो हम्म। क्यों अप्लाई करना, क्यों तैयारी करना, क्यों एफर्ट डालना, मतलब ऐसा रहता है। हम्म। डेफिनेटली उन लोगों का नहीं होता है, क्योंकि मतलब सडनली अब आपको कॉल आ गया, आपके पास 15-20 दिन का टाइम है इंटरव्यू में, क्या क्या कर लोगे आप 15-20 दिन में, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर इंटरव्यू देंगे, फेल होंगे, फिर वो पूरे लाइफ सोचते रहते हैं कि अब तो हमारा कभी होना ही नहीं है। अच्छा, मान लो लेकिन अब किसी दूसरा, का एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई, मतलब उसका हाँ एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई है, तो क्या वो कुछ टाइम गैप के बाद ही अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, तो इसमें दो केसेस हैं। थोड़ा सा एक्चुअल में टेक्निकलिटी पे बात करते हैं, तो होता क्या है, आप जब करियर पोर्टल पे अप्लाई करते हो, किसी को रेफरल मांगते हो, तो होता क्या है उसके बाद में। हम्म। करियर पोर्टल पे आपने अप्लाई करा या किसी से रेफरल मांगा, उसके बाद में आपको तुरंत गूगल से एक मेल आता है। हम्म। उस मेल में एक लिंक होती है जहां पे जॉब सर्च करके आप मैक्सिमम 3 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम्म। वो रिक्रू वो जैसे कि आप मेरे को अगर आप अपना रेज्यूमे भेजोगे, तो मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, आपको आपको बस रेफरल दूंगा। फिर हम्म। गूगल से आपको लिंक आएगा, उस लिंक में आपको अपनी पसंद की जॉब में आपको अप्लाई करना है। 3 में मैक्सिमम कर सकते हो। हम्म। तीनों में आपने अप्लाई कर दिया, तीनों से आपको थोड़े थोड़े दिन में रिप्लाई आता रहता है कि तीनों एप्लीकेशंस के लिए, कि पहली हम्म। एप्लीकेशन यू गॉट रिजेक्टेड, सेकंड एप्लीकेशन यू माइट गेट एक्सेप्टेड, या तीनों में रिजेक्ट हो गए आप। हम्म। अगर तीनों में रिजेक्ट हो गए, तो 30 डेज का कूलिंग पीरियड होता है। 30 डेज बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। अब किसी और 3 जॉब, हो सकता है ये 3 प्रोफाइल जो आपने सिलेक्ट करी इनके लिए आप फिट नहीं थे, बट हम्म। और भी प्रोफाइल्स हैं, मतलब जॉब्स तो बहुत सारी हैं, हम्म। तो दूसरी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करो, तो 30 दिन बाद फिर से कर सकते हो आप ये चीज। ओके। अब आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर कर गए और आप इंटरव्यू में फेल कर गए, हम्म। तो कूलिंग पीरियड 1 ईयर का है। ओ। हाँ, आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल गई, हम्म। और फिर अगर आप फेल कर गए इंटरव्यू में, फिर आपने अगर अच्छा परफॉर्म रिजेक्ट हो गए, तो 1 ईयर का आपको वेट करना हम्म। पड़ेगा। उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, एक आध राउंड में आपने थोड़ा सा मतलब आपके बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भी थे, कुछ नेगेटिव फीडबैक थे, तो रिक्रूटर ऐसा होता है कि 6 महीने में भी आपको फिर से चांस दे देते हैं, या 3 महीने में भी दे देते हैं, हम्म। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्म। और आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी, तब तो फिर हो सकता है कि
बहुत लेट चांस मिले फिर, मतलब कि कुछ हम्म। कह नहीं सकते फिर। मेरे को ऐसा लगता है ऑफिशियली 1 ईयर है, बट मेरे को लगता है कि हो सकता है कि भाई 1 ईयर बाद भी ना मिले शायद चांस, तो ओके। तो डेटाबेस में वो रिकॉर्ड रख लेते हैं कि भाई इस बंदे का इंटरव्यू हो चुका है और ये बंदे की ये परफॉर्मेंस ऐसी थी कि साल भर तो ये इसको तो नहीं हैंडल करना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हैंडल नहीं करना है, और फिर रिक्रूटर खुद से आपको रीच आउट नहीं करेगा, आप साल भर बाद आप ही को अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज़ आपका हाँ। डेटाबेस में तो एंट्री है कि बैड परफॉर्मर था, हम्म। लेकिन आप गुड परफॉर्मर हो तो वो रिक्रूटर उनका नाम अलग से नोट करके रखते हैं कि यार इस बंदे को ना अपने को 6 महीने बाद या साल भर बाद रीच आउट करना है वापस। ये बंदा सही ओके। था। ओके। तो मतलब अगर आपके पास दोबारा उनका कॉल आता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आप में पोटेंशियल देख लिया है, अब आपके बहुत अच्छे चांस है। आपके चांस नहीं है, मतलब आपको वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका हो नहीं जाएगा। आप फिर दोगे, फिर मान लो ओके। थोड़ा बहुत रह गए, फिर रीच आउट करेंगे, आपको चांस देती ही रहेगी। गूगल में जाना है अगर किसी को, हम्म। सबसे अच्छा है उसके लिए बस इस लूप में एक बार फंस जाए। हम्म। हो सकता है पहली बार रिजेक्ट हो, फिर अगले साल फिर रिजेक्ट हो, फिर अगले साल फिर, पर मतलब प्रिपेयर करके जाए ताकि वो ऐसा रिजेक्ट ना हो कि बिल्कुल ही कुछ भी कुछ बोल ही नहीं पाया इंटरव्यू। हम्म। अगर वो थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको बार बार चांस मिलते रहेंगे और वो लूप में फंस जाएगा, इवेंचुअली ही विल गेट इनटू गूगल। हम्म। सो अभी हम ये मान के चलें कि अप्लाई भी कर दिया है जो आपने तरीके बताए, उसके बाद हाँ, फिर उसने उसकी एप्लीकेशन भी सेलेक्ट हो गई। हाँ। अब एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के बाद क्या प्रोसेस होगी? एप्लीकेशंस उसकी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद में ये होगा कि रिक्रूटर रीच आउट करेगा, आपको कॉल करेगा रिक्रूटर। फिर आपका जो आगे चल के इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा गूगल रिक्रूटर से ही होगा, मतलब काफ़ी इंटरेक्शन होगा। वो आपको कॉल करके आपको जनरल क्वेश्चन पूछेगा कि आप कहाँ काम करते हो, और इवन दो आपके रिज्यूमे में है, बट वो आपसे फिर भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, आपकी तैयारी कैसी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसी है? और वो आपको आपसे हो सकता है कि बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ ले। बाइनरी सर्च करके बताओ, कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, ग्राफ के बारे में कुछ पूछ ले, या कंप्यूटर साइंस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पूछ ले। जो रिक्रूटर जो होता है गूगल में, वो भी एक टेक्निकल पर्सन ही होता है, उसे टेक्निकल आइडिया होता है। तो वो टेक्निकल क्वेश्चन एक अपने लेवल पे एक बेसिक फिल्टरिंग कर लेगा, जस्ट टू बी श्योर कि इस बंदे को आगे फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। अगर आपकी वो कन्वर्सेशन अच्छी जाती है, फिर आपका शुरू होता है एक्चुअल प्रोसेस। वो कन्वर्सेशन अच्छी जानी चाहिए। आपका एक एक बेसिक बहुत बेसिक सा स्क्रीनिंग टाइप का होता है। वो वर्बल होता है, पूरा फ़ोन पे ही रहेगा, फ़ोन पे ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर करना है। मतलब टोटल ये भी एक फ़ोन स्क्रीनिंग को भी अगर हम एक इंटरव्यू हाँ, के ये रूप तो में एक काउंट एक करें? फ़ोन स्क्रीन एक्चुअल में भी होती है बाद में। ये एक काइंड ऑफ जस्ट बहुत बेसिक सा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हम्म। ऐसा कुछ पूछ लिया, मतलब बहुत एटलीस्ट कि यार बंदा बिल्कुल ही मतलब कुछ टोटल से रिज्यूमे फेक तो नहीं कर रखा है, जस्ट हम्म। उस चीज को चेक करने के लिए। तो रिक्रूटर वैसे बेसिक सवाल पूछ लेता है आपसे। तो हम इसे इंटरव्यू के पहले की प्रोसेस मान रहे हैं, लेकिन अगर इसको भी एक तरह का इंटरव्यू काउंट कर लें हाँ, तो इसको भी ये, काउंट कर सकते है ना, और ये टेलीफोनिक होगा, ये हैं। ये वीडियो कॉल पे टेलीफोन, नहीं होगा। हाँ ये टेलीफोन, बिल्कुल। तो ये एक ही होगा। ये एक ही होगा। तो फ़ोन स्क्रीनिंग हो गई। अब हाँ, इसके बाद अगर इसमें भी रिजेक्ट हो सकते हैं? हाँ, इसमें भी उनको लग गया कि आपको कुछ भी नहीं आता, अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालना ही नहीं आता है आपको, तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। तो इसकी अगली स्टेप पे जाओगे ही नहीं, और अगली स्टेप पे अगर जाते हो तो अब उसे टोटल कितने इंटरव्यू देने हैं? हाँ, अगली स्टेप पे जब आप जाते हो, उसके बाद भी और स्टेप्स हैं। अगली स्टेप पे जब आप जाते हो, तो अगली स्टेप में ये होता है कि रिक्रूटर आपको पढ़ने के लिए मटेरियल भेजता है, आपको मेल भेजता है कि ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से। हम्म। और मेरे साथ जो हुआ है, मेरे तो 2 रिक्रूटर थे, वो ऐसा था कि उन्होंने मेरे को मटेरियल भेजा। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कितना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए? मैंने कहा कि मेरे को 1 महीना चाहिए। अब 1 महीने तक हर दिन, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हम्म। उनका मेरे पास मैसेज आता था या कॉल आता था, और वो मेरी प्रोग्रेस चेक करते थे कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे आपने 2 दिन में। एक हम्म। एक्सेल शीट भी बना के रखी थी कि आप एक्सेल शीट पे मार्क करते जाना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो कॉल करेगा कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इस वीक क्यों नहीं पढ़ा? मतलब इस तरह का भी होता है। ओके। बहुत सरप्राइजिंग है होगा लोगों के लिए ये गूगल का क्या क्या मिल रहा है, मतलब हमें हेल्प करने में। मतलब उस लेवल का सपोर्ट करती है कंपनी। हो मतलब सकता है वो कंपनी हेल्प भी कर रहे हैं और साथ में जज भी कर रहे हैं कि जज भी कर रहे हैं। ये कितना हाँ, कंसिस्टेंट है, हाँ, वो ये भी बात हो कितना सकती है, बिल्कुल, सीरियसली ले रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो तो ऐसा एक होता एक्सेल है, शीट। जैसे आप किसी को दो ना टाइम की तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, तो वो एक्चुअल में आखिरी के 1 हफ्ते ही पढ़ रहा है,
बाकी समय वो हाँ, उतना मेहनत नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो हो सकता है, बिल्कुल, सही बात है। ऐसा ही होता है जनरली तो। तो वो रेगुलर आपसे कॉन्टैक्ट में रहता है रिक्रूटर। फिर आपका आता है स्क्रीनिंग। आपने बोला कि 1 महीने बाद मैं स्क्रीनिंग राउंड दूँगा, तो वो एक स्क्रीनिंग राउंड किसी गूगल के मतलब एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर के साथ होता है, टेक्निकल बंदे के साथ हम्म, होता है। फिर आपका होता है स्क्रीनिंग राउंड। अब स्क्रीनिंग राउंड जो है प्रॉपर फुल फ्लेज टेक्निकल राउंड होता है। आपको कोड भी लिखना होता है, आपको सारी चीज़ें मतलब कि 2 क्वेश्चन है या 1 क्वेश्चन है या उसके मल्टीपल फ़ॉलो अप क्वेश्चन है, जो भी है, पूरा एक टेक्निकल राउंड है, कोडिंग राउंड होता है। वो है आपका एक्चुअल स्क्रीनिंग राउंड। ओके। स्क्रीनिंग राउंड जब आप क्लियर कर देते हो, उसके बाद फिर रिक्रूटर का सेम चीज़ शुरू होता है कि अब तुम्हारे एक्चुअल 4 राउंड तुम कब करवाना चाहते हो, कैसे करवाना चाहते हो, कौन-कौन से शेड्यूल्स अवेलेबल हैं, तुमसे टाइम माँगेगा। हम्म, फ़ोर्स नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। हम्म, आपसे टाइम माँगेंगे कि यार ये हमारे पास स्लॉट है, इसमें से चूज़ कर लो। इंटरव्यू 1 दिन में सारे देना चाहते हो कि एक-एक करके देना चाहते हो कि 1 दिन में 2 देना चाहते हो, कौन से 2 पहले देना चाहते हो? सब आपसे पूछा जाता है आराम से। हम्म, घबरा आप आपको नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है इन सब प्रोसेस में। लोग हम्म, नर्वस होके बोल रहे हैं कि क्या पता मैं बोल दूँ कि मैं एक-एक करके देना चाहता हूँ तो बुरा मान जाए, कोई बुरा नहीं मानेगा। हम्म। है ना? तो तो इस पूरी आराम से आप प्रोसेस में तो बहुत टाइम लग जाता होगा। बहुत टाइम लगता है। गूगल का आराम से ही होता है काम। गूगल का काम जल्दीबाज़ी का है ही नहीं। गूगल का मतलब टाइम 5-6 महीने वो अच्छे से ड्रिलिंग कर लें, उसके बाद ही जाके आपको सेलेक्ट हाँ, करेंगे। 5-6 महीने काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस हैं, 1-1 साल बाद भी ऑफ़र मिला है। मेरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 7-8 महीने तक चला था तो ओके। तो क्योंकि थोड़ा आगे भी पेशेंस तो बहुत चाहिए। पेशेंस चाहिए। बहुत लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हम्म, हम्म, कुछ लोगों का 2 महीने में, 1 महीने में भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेट्स से कि उन्होंने रीच आउट करा, आपने बोला कि मैं वेरी वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही कल ही शेड्यूल करवा दो मेरा। हम्म, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितने कॉन्फिडेंस हो, है ना? हम्म, तो आपने बोल दिया कि कल ही करा दो मेरे 4 इंटरव्यू। आपके हम्म, 4 इंटरव्यू हो गए। 1 हम्म, हफ्ते बाद फीडबैक आ गया। फीडबैक पॉजिटिव है, 1 हफ्ते बाद ऑफर आ गया, तो हो सकता है 1 महीने में ही हो जाए आपका प्रोसेस। लेकिन क्योंकि ये गूगल है, लोग भी थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, टाइम माँगते हैं कि यार हमें हम्म, और टाइम दो, इंटरव्यू के बीच में गैप दो, हम्म। वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए तो टाइम 4 लगता है। जैसे टेक्निकल इंटरव्यू हो रहे हैं, तो हाँ, ये जो 4 टेक्निकल इंटरव्यू हैं, क्या इसमें भी ये स्पेसिफिक रहता है कि ये जो टेक्निकल इंटरव्यू है ये बस इस चीज़ के ऊपर होगा, ऐसा कुछ है? मतलब चीज़ हाँ, वो बता दिया जाता है, वो पहले ही डिफाइन हो जाता है कि आपके 4 पहला राउंड किस चीज़ का है, सेकंड किस चीज़ का है, थर्ड किस चीज़ का है, फोर्थ किस चीज़ का है, ये डिफाइन कर दिया जाता है। तो पहले तो वो फ़ोन स्क्रीन होता है, आपको फ़ोन स्क्रीन क्लियर करा। फ़ोन स्क्रीन के बाद में आपको 1 हफ्ते बाद में फीडबैक मिलता है रिक्रूटर से, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते डिपेंडिंग सिचुएशन। फिर वो बोलते हैं कि आपने स्क्रीनिंग राउंड क्लियर कर दिया, अब हम एक्चुअल राउंड्स आपके स्टार्ट होंगे अब। और अब एक्चुअल राउंड्स का ही फीडबैक कंसीडर किया जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। स्क्रीनिंग राउंड का जनरली नहीं कंसीडर करते हैं। हम्म, है ना? अब 4 राउंड, अब उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो और वो 4 राउंड आपको बता दिए जाते हैं। जैसे मैं फेसबुक भी थोड़ा-सा यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। फेसबुक में आपको 4th राउंड के लिए ऑप्शन भी देता है फेसबुक कि आप 4th राउंड जो है प्रोडक्ट राउंड देना चाहते हैं, प्रोडक्ट बिल्डिंग राउंड देना चाहते हैं या सिस्टम डिज़ाइन राउंड देना चाहते हैं। हम्म, वहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन मिलती है कि हो सकता है आपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा काम करा हो, कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, या आपने डिज़ाइन पे काम करा हो कि सिस्टम को डिज़ाइन करना है, स्केल करना है, आपने उस तरीके तो आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में जैसे गूगल में L4 लेवल है, ऐसे ही फेसबुक में E4 लेवल है। वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप सारे के सारे राउंड डीएसए के देना चाहते हो या आप 1 राउंड सिस्टम डिज़ाइन का भी देना चाहते हो। जैसे 4 राउंड है, आप हम्म, चारों राउंड आप आप बोल सकते हो कि मेरे चारों राउंड आप ले लो टेक्निकल डीएसए वाले, हम्म। या बोलो कि 3 राउंड आप डीएसए के ले लो, 1 राउंड सिस्टम डिज़ाइन का ले लो। ये भी ऑप्शन होता है सर्टेन लेवल्स के लिए। ये तो वो एल ऐसा फोर एल फोर क्या है, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ, करें। तो गूगल में क्या होता है कि आपको लेवल्स होते हैं, तो आप सबसे छोटा लेवल होता है इंटर्नशिप का होता है, आप इंटर्न एज़ अ इंटर्न जॉइन करें। उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1। उसका कोई ऐसा लेवल मेरे को याद नहीं है, लेवल 2 बोल सकते हैं उसको, L2। उसके बाद में आपका होता है जब आप इंजीनियर बन जा आप एज़ अ जूनियर इंजीनियर परमानेंट एम्प्लॉयी बन गए, तो वो हो गया आपका लेवल 3, L3 बोलते हैं उसको। वो हम्म, होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2। हम्म, फिर आप L4 बनते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 बोलते हैं, SWE 3 बोलते हैं उसे, और वो आपका L4 लेवल होता है। फिर हम्म, सिमिलरली उसके ऊपर L5 लेवल होता है जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, जो कि हम्म, मेरा लेवल है L5।
उसके ओके। ऊपर L6 लेवल होता है जो कि स्टाफ इंजीनियर होता है। उसके ऊपर L7 होता है जो सीनियर स्टाफ इंजीनियर होता है। उसके ऊपर भी फिर कुछ और लेवल्स होते हैं। आई गेस 10 तक मैक्सिमम एक एक इंजीनियर जा सकता है। तो इस तरीके L10 इज लाइक कि डिस्टिंग्विश इंजीनियर। जैसे L10 अमेज़न में एक है, जेम्स गॉसलिंग जो है वो L10 है अमेज़न में, ओके, बहुत डिस्टिंग्विश ही इंजीनियर। एलीट लेवल के इंजीनियर हो गए वो। हाँ, बहुत एलीट लेवल के इंजीनियर। तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो आप। तो आप जब गूगल में अप्लाई होता है, करते गूगल में हो होता तो है। हाँ, ऐसा कुछ मेंशन करना होता है आपको कि आप किस के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस लेवल के लिए? बिल्कुल, आपको बताना पड़ता है। मोस्टली तो ये होता है कि रिक्रूटर ही आपको बोलता है कि बाय लुकिंग एट योर रिज़्यूमे और आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है, हमें लगता है कि आप इस रोल के लिए ज़्यादा फिट हो, L4 के लिए ज़्यादा फिट हो या L5 के लिए हम आपको कंसिडर कर रहे हैं या L6 के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे रिक्रूटर ही ये स्पेसिफाई करता है मोस्टली। ओके। हाँ, तो ये जो 4 टेक्निकल इंटरव्यू हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। क्या ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरव्यू सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे ही होगा और कुछ उसमें बात ही नहीं होगी, या चारों ही इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर तो आएगा ही आएगा? डेटा स्ट्रक्चर तो मेरे को लगता है कॉमन है। आप अगर डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर तो आप कुछ तो यूज़ करोगे। एरे ही यूज़ करोगे तो मैं तो बोलता हूँ वो भी डेटा स्ट्रक्चर ही है। हम्म। कुछ मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इनपुट किसी फॉर्म में दिया होगा, वो क्या होगा? वो कोई डेटा स्ट्रक्चर ही होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर तो मतलब ऐसा है कि वो तो बेस है, मतलब उसके बिना तो कुछ हम कल्पना भी नहीं कर सकते डीएसए राउंड की, कोडिंग राउंड की। हम्म। बट जैसे कि अमेज़न में एक इंटरव्यू होता है, अमेज़न में इंटरव्यूज़ के नाम होते हैं, कोडिंग इंटरव्यूज़ के भी। हम्म। एक उसमें एक कोडिंग इंटरव्यू का नाम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोडिंग। हम्म। एक का नाम होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एक का नाम होता है सिर्फ कोडिंग। ऐसे उनके जो राउंड्स होते हैं उनके नाम डिफाइंड होते हैं। अब जिसमें जिसमें लिखा है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कोडिंग, मतलब तो उसमें फोकस ये होगा कि थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के, अच्छा इसका डेटा स्ट्रक्चर की स्किल चेक करी जाए कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने अच्छे से हैंडल करता है। तो वहां जो क्वेश्चन होंगे, जो एल्गोरिथम के क्वेश्चन होंगे, वो डेटा स्ट्रक्चर हैवी होंगे कि अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यूज करके ही इस क्वेश्चन को ऑप्टिमली सॉल्व किया जा सकता है। हम्म। तो तो डेटा स्ट्रक्चर तो एक कॉमन चीज़ हो गई, वो तो मतलब बहुत ही सॉलिड होना ही चाहिए सभी का, क्योंकि वो कहीं पर भी बीच में आ जाएगा। पर इसमें जैसे बिल्कुल। जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, मतलब थोड़ा सा सिली सवाल भी हो सकता है कि आपसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ पॉइंटर क्या है या फिर आपसे बोला जा रहा है कि नहीं, ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो केवल प्रोग्राम्स बनवाए जा रहे हैं, उनका लॉजिक पूछा जा रहा है, या फिर वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जैसा लोग प्रिपेयर करते हैं यूजुअली हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, कि बताओ ओ एस आई में कितनी लेयर्स होती हैं और डी बी एम एस में हाँ, आपसे कोई क्वेरी पूछ ली, तो वो एग्जैक्टली exactly कैसा होता है? हाँ, तो वैसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है यहाँ पे। होता ये है कि एक सीधा क्वेश्चन बताते हैं, ये क्वेश्चन है और इसका प्रोग्राम लिखना है। इसका मतलब वो अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही देंगे? प्रोग्रामिंग स्ट्रेट अवे, मतलब एक्चुअली में टाइम भी नहीं होता इतना डिस्कस करने का। हम्म। इंटरव्यूअर जैसे ही लॉग इन करता है, आपका कॉल शुरू हुआ, आपका 45 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया। सारे राउंड्स 45 मिनट के होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट 45 मिनट के। टाइमर शुरू हो गया। वो आते ही आप, हो सकता है कि हाय हेलो भी ना करो एक दूसरे से, वो हम्म। आते ही सीधे क्वेश्चन को पेस्ट कर देगा। हम्म। एक आपको लिंक देगा कि ये वाली लिंक पे ज्वाइन करो। वहां पे बेसिकली लेट्स से अज्यूम करो कि गूगल डॉक्स का लिंक दिया है। गूगल डॉक्स पे वो क्वेश्चन लिखा रहेगा वहां पे कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना शुरू करो। टाइम नहीं है हमारे पास 45 मिनट। लगता है बहुत है, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में तो मेरे को तो 2 मिनट जैसा लगता है कि कब खत्म हो गया पता ही नहीं लगा। कुछ बोला ही नहीं मैंने, कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है रियलिटी में। और आप सोचिए उसमें 45 मिनट में कई बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। और अच्छा, वो मतलब अच्छे आपके लेवल आपने के। अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो दूसरा क्वेश्चन देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं है कि वो हाँ, एक कुछ। अरे 45 मिनट में आपको जाने नहीं देंगे कि आप हो गया, अब 10 मिनट में कर दिया आपने खत्म। वो पूछते ही रहेंगे। अगर आप अगर बहुत ही बड़े कोडर हो, आपको पहला क्वेश्चन दिया, आपने 2 मिनट में 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, कोड भी लिख दिया, वो आपको दूसरा देंगे। आपको कंटिन्यूअसली इंटरव्यूअर चैलेंज करता ही रहेगा जब तक फोर्टी ओके, फाइव मिनट नहीं हो तो वो जाएगी। नया सवाल देगा या उसी सवाल में वो कंडीशंस बदलेगा? दोनों तरह के होते हैं, इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। कुछ इंटरव्यूअर एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और उसके ढेरों फॉलो अप प्रिपेयर करते हैं हम्म। कि अब ये अगर ये कर देगा तो मैं ये कंडीशन डालूंगा, ये कर देगा तो ये डालूंगा। कंटिन्यूअसली वो उसको वो करते जाते हैं।
दूसरे लोग होते हैं जो एक के बाद 4 क्वेश्चन लेके आते हैं, अगर ये कर दिया तो दूसरा पूछा, वो कंप्लीटली अनरिलेटेड है, फिर वो कर दिया तो अगला पूछ लिया। वैसे भी इंटरव्यूअर्स होते हैं, दोनों टाइप के इंटरव्यूअर्स होते हैं। और ये जो सवाल हैं ये प्रिपेयर करते हैं यूजुअली लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट से। तो क्या कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट में जो सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि आज चलो इंटरव्यू में अरे ये तो वही सवाल आ गया जो मैंने फला साइट हाँ, पे सॉल्व किया था? हाँ, ऐसा हो जाता है, बट थोड़ा रेयर, गूगल के केस में थोड़ा रेयरली होता है। पहले आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले, 7 साल पहले ऐसा था कि काफी कॉम्पिटिटिव लेवल के ही क्वेश्चंस पूछती थी गूगल। हम्म। बहुत पजल, बहुत ट्रिकी, बहुत डिफिकल्ट। बट आई गेस अभी कुछ सालों में पैटर्न काफी चेंज हुआ है गूगल का भी। अब वो आपके फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, हम्म। रेदर देन आस्किंग बहुत डिफिकल्ट। जैसे कि बहुत डिफिकल्ट मैं बताऊं आपको, कुछ टॉपिक्स हैं कॉन्वेक्स हल रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो हम्म। प्रोग्रामिंग के बड़े टफ प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके बहुत कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सेगमेंट ट्री हो गया, फेनविक ट्री हो गया। उनके ऊपर आपका लेजी प्रोपोगेशन एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, सेगमेंट ट्री के ऊपर। तो सेगमेंट ट्री है, उसके ऊपर हम लेजी प्रोपोगेशन कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते थे पास्ट में, लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस बताए हैं कि हमसे पूछे गए हैं। इवन मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत साल पहले मैंने एक बार गूगल का, मेरे फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया था, मैंने देखे थे उसके क्वेश्चंस, काफी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। बट अब पैटर्न काफी चेंज हो गया। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा कर लोगे इंटरव्यूज में। तो अब और कॉम्पिटिटिव कोडिंग की ऐसी सच रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव कोडर ही होने चाहिए। नॉर्मल लोग भी आराम से क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यू। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा कोई कंडीशन होती है कि इसी लैंग्वेज में करना है, या ये 4 लैंग्वेजेस हैं इसी में से कोई सी एक लैंग्वेज में कोड करना है? नहीं, नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप कोई भी, आप फ्री टू चूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कोई ये भी हो। कोड कोड को ऑन द स्पॉट रन करके भी दिखाना होता है, या सिर्फ सोर्स कोड पे ही बात होती है? नहीं, रन हाँ। नहीं करके दिखाना होता है, हम्म। बट आप मान के चलो कि आपको रन करके दिखाना है, हम्म। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसने वो क्वेश्चन इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है कि वो हम्म। आपका सोल्यूशन एक नजर देख के वो पकड़ लेगा कि यहाँ सेमीकोलन मिस है, यहाँ पे कंडीशन चेक गलत है, इसमें सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर है, वो देख के ही पता कर लेगा। तो आप समझो कि जो इंटरव्यूअर है वो कंपाइलर है, बेसिकली वो कंपाइल कर देगा देख के ही आपका कोड, हम्म। क्योंकि वो इतनी बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है। मैंने एक अभी एक उसका गूगल के एक बहुत ही सीनियर स्टाफ इंजीनियर है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उनका एक्सपीरियंस होगा 30 साल का एज अ प्रोग्रामर। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें आर्टिकल में उन्होंने क्वेश्चन के बारे में लिखा था कि ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था गूगल में। हम्म। और उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन मैंने गूगल में 300 बार पूछा हुआ है, और आज मैं इस क्वेश्चन को रिटायर कर रहा हूं, तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोल्यूशन लिख रहा हूं, आज मैं पब्लिश कर रहा हूं। तो आप हम्म। सोचिए कि जिस बंदे ने वो क्वेश्चन 300 बार पूछा हुआ है, वो आ, कितना वेल प्रिपेयर्ड होगा उस क्वेश्चन का। वो तो देख के कोई भी सोल्यूशन, कैसा भी सोल्यूशन बताया, उसको हर तरह के सोल्यूशन पता होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि गूगल में आपको जो कोड लिखना है ना, वो सिंटैक्टिकली एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, उसमें आई गेस कोई लीनियंसी नहीं है जरा सी भी, बिल्कुल आपको कुछ वो नहीं मिलेगा। आप अगर सेमीकोलन मिस करोगे तो दैट्स अ बिग थिंग, बिकॉज दैट शोज कि आप कितने वेल हैंड्स ऑन हो कोडिंग के। अगर आप हम्म। सेमीकोलन ही मिस कर दे रहे हो, आप बेसिक इफ कंडीशन और कोई सिंटैक्स ही याद नहीं आ रहा है, जावा में आप कलेक्शंस यूज कर रहे हो और फंक्शन ही नहीं पता कि इसमें गेट करते हैं कि ऐड करते हैं, मतलब कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू को एक्सेस करना है लिस्ट में से, लिंक लिस्ट में से, तो गेट होता था फंक्शन की, ऐड होता था। आपको यही नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब आप उस लैंग्वेज में कोडिंग कभी करते ही नहीं थे, या मतलब आप हैंड्स ऑन नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक सवाल आ रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे कोड एडिटर्स होते हैं और उसमें सजेशंस बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो आपको एक्चुअल में चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप पढ़ती थोड़ा नहीं। सा देख लेते हो ऑप्शन, अच्छा हाँ ये है। लेकिन हाँ, अगर इंटरव्यू इस तरीके से हो रहा है, इट्स लाइक पेन पेपर ना, अगर आपको पेन कोड पेपर ही है, एडिटर नहीं दे रहे हैं तो कोड कोड एडिटर एडिटर नहीं में, मिलेगा आपको। तो फिर सजेशन नहीं आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी ये तैयारी का तरीका तो एकदम गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया। आप कोड एडिटर पे अगर कर रहे हो, आप लिखो प्लेन एडिटर पे, उसके बाद में उसको कोड के एडिटर में चिपकाओ और देखो कि कितने सिंटैक्स एरर्स आ रहे हैं। आपका ये तरीका वाह। होना चाहिए। वाह। वाह। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं गूगल जैसी कंपनी के लिए, तो आपको इस हाँ, पॉइंट को बहुत हाईलाइट करना चाहिए
कि हम लोग जब बिल्कुल। कोड एडिटर पे काम कर रहे हैं वो सजेशन से का, क्योंकि यूजुअली होता है आजकल के कोड एडिटर इतने स्मार्ट आ गए हैं और एआई बेस्ड आ गए हैं कि वो ऑटो एआई बेस्ड कंप्लीट वो आप आई लिखते हो तो वो इफ कंडीशन के बाद में क्या लिखना चाह हाँ रहे हो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ के वो पूरा लिख पूरा ही दिया लिख उसने। देता मतलब है। हाँ। एक तो आपका कोडिंग का टाइम भी, जो टाइपिंग का टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा ये कि आप शायद कुछ गलत लिखने वाले थे लेकिन उसने सही बता दिया आपको। तो सर पहले तो एकदम प्लेन गूगल डॉक्स पे होता था शायद, मेरे को जहां तक याद है हाँ गूगल का। अब लेकिन उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जिसपे होता है गूगल डॉक्स में। आप कभी कोड लिख के देखना, आप परेशान हो अरे जाओगे। वो फर्स्ट अरे लेटर को कैपिटलाइज कर देगा, हाँ आपका आपका ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ मैच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ आप परेशान हो जाओगे। आपको पहले उसमें करना होता था, लोग बहुत स्ट्रगल हम्म, करते थे, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते थे। हम्म। अब उन्होंने एटलीस्ट एक अपना एडिटर बना दिया जिसमें ऑटो सजेस्ट नहीं है, बट वो प्रॉपर एडिटर है। मतलब वो कलर हाइलाइटिंग और बेसिक एक चीजें कर देता है कोड की। तो ये तो 4 जैसे टेक्निकल इंटरव्यू हो गए, और मेरे हाँ, ख्याल से ये जॉब डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि इसमें क्या टेक्निकल सिलेबस होगा, जो कि वो लोग पहले बिल्कुल, आपसे डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। अभी ये चारों इंटरव्यू अगर आपने दे दिए, अच्छा, और ऐसा तो नहीं ना कि पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो दूसरे में नहीं होगा, या मतलब चारों हाँ, इंटरव्यू ऐसा होंगे ही होता होंगे? है। नहीं, ऐसा होता है कई बार 2 इंटरव्यू के बाद में ही आपको बता दिया जाता है कि आप हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको अच्छा। 2 इंटरव्यू में ही अगर इतने डेटा पॉइंट्स मिल गए, जो हम्म आपने रेड फ्लैग्स दे दिए उनको कि यार ये चीज़ तो बहुत बेसिक थी, ये तो पता ही होनी चाहिए थी इसके। तो हम्म आगे मतलब उनका भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट है बेसिकली, उनकी सोच ये है। हम्म तो हो हम्म। सकता है 2 राउंड के बाद भी आपको मना कर दिया जाए, ऐसा हो अच्छा, सकता तो उन्हें रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं तो वो अभी आपका कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो है। स्टॉप कंटिन्यू भी कर करें। सकते हैं। और ये हाँ, चारों इंटरव्यू हो जाने के बाद भी कोई इंटरव्यू होगा? एक गूगलीनेस राउंड होता है। ये क्या होता है? तो बेसिकली हाँ, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा राउंड होता है, उसको उस राउंड का नाम है गूगलीनेस राउंड। हम्म गूगलीनेस राउंड में आपको सिचुएशंस दी जाएंगी कुछ, हम्म कि अच्छा बताओ अगर हम ऐसी सिचुएशन दें आपको, आप कैसे रिएक्ट करोगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन पे आपका रिएक्शन जज किया जाता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो उन सिचुएशंस में। हम्म उसमें बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, काफी अजीब, मतलब सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड होंगे बट टीम से रिलेटेड हो सकते हैं वो, कि आप कैसे टीम प्लेयर हो, मतलब उसको जज करने के लिए। तो वो मान लो टेक्निकल एग्जांपल, स्किल को चेक करने के लिए नहीं है, वो आपके डिसीजन मेकिंग और टीम कोलैबोरेशन वगैरह ये सब ये स्किल्स को। सारी चीजें बिल्कुल बिहेवियरल राउंड होता है। बेसिकली हम्म आपका बिहेवियर चेक किया जाता है। आप मतलब कि उसमें चेक किया जाता है आप ओपन टू फीडबैक हो कि नहीं। आप ऐसे पर्सन तो नहीं हो हम्म। जो बहुत ही रिजिड है, जो अपने आप को ही सही मानता है, लोगों से फीडबैक नहीं लेता है। वो जैसे कौन सी मूवी आई थी, 3 इडियट, जिसमें वो चतुर रहता है, ठीक है, हाँ, मतलब ही चतुर इज़ रहता वेरी है। इंटेलिजेंट, ठीक है। हाँ, अभी कई हाँ, लोग ऐसे होते हैं कि उनके आ तो रहे हैं बिल्कुल 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर आ रहे हैं, और उसके बाद लेकिन वो ऐसे हैं कि वो अकेले ही काम करना चाह रहे हैं, वो टीम में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े से बिल्कुल, रिजिड हैं, फीडबैक को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। कई बार होता है, बिल्कुल। बहुत गीकी लोगों के साथ ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो कई बार हो जाती है। ऐसे लोगों के चांसेस कितने हैं गूगल में सेलेक्ट होने के? रिजेक्ट हो जाएंगे वो तो सीधे। सीधे गूगल रिजेक्ट हो जाएंगे? अपने कल्चर को लेकर ज्यादा वो काफी ऑब्सेस्ड है, काफी सीरियस है कल्चर को लेकर। कि ओके। कल्चर, क्योंकि एक बैड मतलब गूगल का ये मानना है कि हम 10 अच्छे लोगों को छोड़ दें, लेकिन एक गलत आदमी नहीं आना चाहिए। हम्म। हम पूरा कल्चर वो खराब हो जाएगा। हाँ, हम अच्छे आदमी को ढूंढने के चक्कर में हो सकता है कि हम 10 बहुत अच्छे आदमियों को छोड़ दें, बहुत अच्छे डेवलपर्स को छोड़ दें, हम्म उनको रिजेक्ट कर दें, बट हम्म एक गलत बंदा नहीं आना चाहिए। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपनी में क्रिएट कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। हम्म। तो उनकी फिलॉसफी ये होती है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा रिगरस, बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हैं आपके बिहेवियर को लेकर भी। तो बिहेवियरल राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। यानी आपको अच्छा कोडर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको गूगल में जाना है, और पेशेंस तो होना ही चाहिए क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, गूगल में जाना चाह रहे हैं, या हाँ, कोई अपनी जॉब में है और वो चाह रहा है कि अब थोड़ा आगे बढ़े और गूगल जैसी कंपनी में जाए, हाँ, तो पहले तो ये है कि कोई भी उसका नेगेटिव पॉइंट पहले कभी रहा हो, एकेडमिक खराब या गैप या कुछ भी, तो उसको बॉदर ना करे। बॉटम लाइन तो सारे ये, पाप उसको बॉदर, सारे पाप धुल जाएंगे उसके, सारे मतलब पाप ये धुल तरीके जाएंगे से। आपके। हाँ, आपको आपको सिर्फ अभी पे फोकस करना है कि आपका ये पैशन होना चाहिए, जेन्युइनली आपको मन हो कि आप गूगल जैसी कंपनी में काम करना चाह रहे हो, अंदर और से वो आपके पैशन स्किल्स। होना चाहिए एक्चुअली में। हाँ, वो हाँ, ये कि पैशन आपका होना चाहिए। पैशन ऐसा हो कि मेरे को बस जाना है। हम्म आपके अंदर वो पैशन होगा तो आप चले जाओगे आराम से। फिर आपको कोई रोक नहीं, मतलब कोई चीज आपको, आपकी पास्ट वाली चीज आपको रोकेगी नहीं, ब्लॉकर नहीं बनेगी आपके लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही सोच हाँ, रहा हूँ कि नहीं, कि ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो हाँ, प्रोजेक्ट्स होते हैं,
हाँ हम कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि यार ये तो बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, इस पे नज़र क्यों नहीं गई, ये तो सबकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हाँ मैं सॉल्व कर दूं। तो मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल वो नहीं है, लेकिन उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मे बी कोई फार्मर्स की प्रॉब्लम है, मैंने उसको सॉल्व कर दिया है, या कुछ भी ऐसा सिंपल सिंपल। हाँ तो हाँ मुझे ऐसा लगता है गूगल इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को तो गूगल बहुत ज़्यादा मतलब एप्रिशिएट करता है, प्रेफ़रेंस भी देता है। मैंने ये देखा है, पैटर्न देखा है कि गूगल, अमेज़न में भी ये पैटर्न देखा था। जिन्होंने अपने स्टार्टअप करा हुआ है ना, गूगल हम्म। बहुत इंटरेस्टेड होता है इन बिहेवियरल राउंड में। वो बहुत डीप में जाना चाहते हैं कि अच्छा क्या बनाया था आपने? कौन-सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? और ऐसे लोगों को गूगल बहुत रिस्पेक्ट करता है और बहुत बहुत प्रायोरिटी देता है ऐसे लोगों को। अगर आपका खुद का आपने स्टार्टअप अटेम्प्ट करा हुआ है, तो गूगल ऐसे लोगों को मतलब एक तो बहुत अच्छे से बात सुनता है आपकी। हम्म। उसके बाद में आपको प्रायोरिटी भी देता है बाकी लोगों के ऊपर, क्योंकि आपने एक अपना रिस्क लिया, आपने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी। उसके बाद आप जब कंपनी में आ जाते हो, कंपनी में भी आप अपना एक स्टार्टअप बना सकते हो अलग से। हम्म। गूगल फंड भी करता है उसको। मतलब वो आप अपना एक छोटा इंक्यूबेट भी कर रहा है। इंक्यूबेट इंक्यूबेट भी करता है। वो सारी चीज़ें भी गूगल गूगल इन सब चीज़ों को बहुत प्रमोट करता है कि आप अपने सिर्फ़ काम पे मत ध्यान दो, आप ये सब चीज़ें भी करो। आप हर चीज़ में एक्टिव रहो। आप अपना स्टार्टअप बनाओ, लोगों को पढ़ाओ, आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। आपको गूगल फंड देता है काफ़ी सारा हर साल हमें, जो हम कहीं हम्म। पे भी डोनेट कर सकते हैं। वाओ। हमारे इट्स नाम से डोनेट होगा। इट्स रियली अ ड्रीम कंपनी फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता स्टूडेंट्स क्या, कई सारे दूसरी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये ड्रीम कंपनी है। एंड ड्रीम कंपनी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अच्छी सैलरी देती है, वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, बल्कि जो सोल है, जिस तरह की सोच है, जो कल्चर है उनका। कल्चर है सर, यस। बहुत। और वो ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को ये रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ना है कि हमें सबका जीवन सुधारना है, और ये उनके बिल्कुल, प्रोडक्ट्स में झलकता है। तो बिल्कुल। इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की बातें होती है, लेकिन ओवरऑल जो जर्नी मैंने गूगल की अभी तक देखी है, उसमें ज़्यादातर उन्होंने ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले कमा रहे हैं, बल्कि वो वाकई में उन्होंने ऐसे कुछ प्रोडक्ट स्टैब्लिश किए हैं। आज आप देखो यूट्यूब बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स हो गया है। कितने मतलब लोगों के लिए अर्निंग सोर्स है, आप यस, देखो। कितना रोजगार उससे मिल गया है। कई सारे लोगों का ऐसा टैलेंट था जो कहीं काम नहीं आने वाला था। मतलब मैं कई हाँ, कई बार सोचता हूँ, कुछ यूजलेस टैलेंट्स होते हैं, तो वो यूजलेस बिल्कुल, बिल्कुल टैलेंट थे। होते ही हैं। अभी तक तो आप पैसा नहीं कमा पा रहे थे उससे, लेकिन यूट्यूब पे आप आ गए और आपने उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया, और बिल्कुल, अमेजिंग चीज़ है ये। तो बहुत। थैंक्स टू गूगल, जिन्होंने यूट्यूब को इतना आगे लेकर गए, गूगल मैप बिल्कुल, को इतना, सर्च इंजन को लेके गए, और लगातार उनके प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी इंसाइटफुल है। पूरी प्रोसेस के बिल्कुल, बारे में आपने जानकारी दी, और बहुत बिल्कुल, ऑथेंटिक जानकारी मिली। आई एम बिल्कुल, श्योर कि स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ सवाल इसमें आ सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं जो भी सवाल उनको लग रहे हैं। और मैं बिल्कुल, ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ सबको कि ये सिर्फ सिलसिले की शुरुआत है। आप इस तरह बिल्कुल, की और बहुत सारी पॉडकास्ट देखने वाले हैं हम लोगों के साथ, जिसमें हम लोग कई सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके लिए बेहद काम के। तो सबसे पहले बिल्कुल, ज़रूरी क्या है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। एक, लिंक्डइन पे आप मुझे और रोहित दोनों को फॉलो करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो दैट कि आप टच में रहो, जो भी कुछ यूज़फुल अपडेट्स हैं हम आप तक पहुँचा सकें, कुछ यूज़फुल जानकारी, अवेयरनेस से रिलेटेड बातें भी आपको दे सकें। दूसरी चीज़, बिल्कुल, इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस करो, ये सब ज़रूर करना है आपको। और अपनी ज़िंदगी को बनाओ यार, बस अपनी ज़िंदगी को इतनी बेहतरीन बना दो कि तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं ना, वो तुमसे इंस्पायर हो जाए, वो बिल्कुल। ऐसा सोचें कि यार मुझे इसके जैसा बनना है। तो बस हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे मुकाम पे लेकर जाना है। तो थैंक यू रोहित आज के इस पॉडकास्ट के लिए, थैंक और हम डेफिनेटली अगले पॉडकास्ट में कुछ एक शानदार टॉपिक के साथ फिर से आ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक थैंक यू सो मच।